बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 निर्देशन के अंतर्गत नेतृत्व बिंदु पर चर्चा करूंगा। देखिए, निर्देशन के जो 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनमें पहला तत्व हमने देखा था पर्यवेक्षण का। पर्यवेक्षण के तत्व के बाद में हमने बात की अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन पर, और आज हम इसके एक महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व पर बात करेंगे। देखिए, एक संगठन में काफ़ी मानवीय संसाधन काम करते हैं और सभी जो मानवीय संसाधन होते हैं उनके अपने व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं, अपने व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। देखिए, ये अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संस्था में कार्य करते हैं। सब अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं और इन लोगों को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का काम नेतृत्व द्वारा किया जाता है, ताकि इन लोगों के व्यवहार को प्रभावित करके, देखिए नेतृत्व क्या करता है, वह इन लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करने का काम करता है, जिससे ये लोग संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उन संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करें। और किस प्रकार से कार्य करें? इच्छा से कार्य करें। इस प्रकार से इन्हें प्रेरित किया जाता है कि ये अपनी इच्छा से कार्य करें, सहयोग करें। देखिए, इन्हें सहयोग करने के लिए प्रेरित करने का काम नेतृत्व द्वारा किया जाता है। यदि किसी संगठन में अच्छा नेतृत्व है तो वह संगठन बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। यदि सही लीडरशिप उस संगठन को प्राप्त हो जाती है तो संगठन विकास करेगा, विस्तार करेगा। यदि उसे अच्छी लीडरशिप प्राप्त नहीं हो पाती है तो धीरे धीरे कर्मचारी संगठन के हितों को पूरा नहीं कर पाते, उसके लक्ष्यों को, उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते और अंततः वह संगठन समाप्त हो जाता है। तो एक संगठन को आगे ले जाने के लिए नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा नेता अपने संगठन को, अपने कर्मचारियों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वह अपने संगठन के हितों की पूर्ति करने के लिए अपने जो संगठन के कर्मचारी हैं उनको प्रेरित करने का काम करता है, उनको एक दिशा प्रदान करता है। वह एक दिशा दिखाता है कि हमारे को इस तरफ आगे बढ़ना है, उससे दिशा दिखाने का कार्य करना होता है। वह यदि सही तरीके से अपने साथ काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों को सही तरीके से दिशा प्रदान कर देता है तो संगठन आगे बढ़ता है। अब इस बिंदु को हम विस्तार से देख लेते हैं बच्चों कि नेतृत्व क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। आइए, नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है जो उन्हें स्वतः ही संगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धित करती है। देखिए, यह क्या है? नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया। यहाँ पर व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है और जिसमें वे स्वतः ही, वे खुद की इच्छा से ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, खुद की इच्छा से कार्य करें संगठन के लक्ष्यों, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और यह संभव है नेतृत्व के द्वारा। नेतृत्व अगर अच्छा है तो वह व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें दिशा प्रदान करता है, उन्हें उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वे संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करें। नेतृत्व किसी व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करती है जो अनुयायियों के मध्य अच्छे पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने में तथा उन्हें अभिप्रेरित करने, जिससे वे संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सकें। देखिए, नेतृत्व क्या है? यह व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसमें वह अपने अनुयायियों, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अपने सहयोगियों को प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, जिससे वे संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए, यह उन दोनों के बीच में नेता या कह लें नेतृत्व और जो अनुयायी होते हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं, उन लोगों के बीच में पारस्परिक संबंध, यदि इन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं, तो वे उसकी बात को सुनेंगे।
अगर नेतृत्व और उसके अनुयायियों के बीच में अच्छे संबंध हैं, वे एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में ये संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आसानी से प्रेरित किए जा सकते हैं नेतृत्व द्वारा। देखिए, नेतृत्व यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित करना एक जटिल कार्य होता है। परिभाषा, नेतृत्व एक क्रिया है। देखिए, जॉर्ज टेरी ने क्या कहा कि नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की, जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सकें। देखिए, व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की एक क्रिया बताया है, जिससे कि वे अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से संगठन के सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सकें, सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकें, उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकें। यह परिभाषा दी जॉर्ज टेरी ने। हेरोल्ड कुंट्ज एवं हिजवेरिक ने परिभाषा दी, नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है। देखिए, ये भी वही बात कह रहे हैं कि व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है या क्रिया है, प्रक्रिया है, जिससे वे अपनी इच्छा तथा उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके, जिससे वे खुद की इच्छा से यानी स्वेच्छा से जो सामूहिक लक्ष्य हैं, सामूहिक उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या हों, प्रतिस्पर्धित हों, आगे प्रेरित हों। तो ये परिभाषा दी थी हेरोल्ड कुंट्ज एंड हिजवेरिच ने। आगे देखते हैं, नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है। देखिए, इन्होंने भी एक वही बात कही कि यह पारस्परिक व्यवहारों का समूह है। एक नेतृत्वकर्ता और उसके अनुयायियों के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनका यह समूह है, जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। और ये जो संबंधों की रूपरेखा है, ये पारस्परिक व्यवहारों का जो समूह है, यह कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने की लिए बनाई जाती है कि जो अनुयायी हैं, जो कर्मचारी हैं, वे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग दें। और कोई भी व्यक्ति सहयोग कब देगा? जब वह खुद प्रेरित होगा, वह अपनी इच्छा से ही सहयोग करता है। यह परिभाषा दी ग्लुएक ने। अगली परिभाषा देखते हैं बच्चों। नेतृत्व एक प्रक्रिया तथा संपत्ति दोनों ही है। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है तथा संपत्ति दोनों ही प्रकार से है। नेतृत्व की प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने बताया, बिना किसी दबाव के एक संगठित समूह के सदस्यों की क्रियाओं को प्रभावित तथा निर्देशित करती है। बिना किसी दबाव के संगठन के उद्देश्यों को, संगठन के जो सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उसके लिए बिना किसी दबाव के संगठन के सदस्यों की क्रियाओं को प्रभावित करना और उन्हें निर्देशित करना ही नेतृत्व है। एक संपत्ति के रूप में क्या कहा इन्होंने? नेतृत्व उन व्यक्तियों की गुणों तथा विशेषताओं का समूह है। देखिए, व्यक्तियों के गुणों और विशेषताओं का समूह बताया गया है संपत्ति के रूप में, जो ऐसा समझा जाता है कि वे इस प्रकार का प्रभाव सफलतापूर्वक नियोजित कर सकते हैं, जो वे सफलतापूर्वक नियोजित कर सकते हैं। यह परिभाषा दी गे तथा स्ट्रैक ने। इन परिभाषाओं के आधार पर नेतृत्व की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है, देख लेते हैं बच्चों। नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। देखिए, नेतृत्व क्या है? जो नेतृत्व करता होता है, वह अपने अनुसार अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। वह अपने अनुयायी या जो अधीनस्थ होते हैं, उनके व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो यह दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता दर्शाता है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। देखिए, यह दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में सोच रहा था, अब वह सामूहिक उद्देश्यों के बारे में सोच रहा है और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसके व्यवहार में यहाँ क्या लाया गया है? परिवर्तन लाया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है? नेतृत्व के द्वारा किया गया है। तो नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। देखिए, नेतृत्व क्या दर्शाता है? जो ये नेता है और जो ये अनुयायी हैं, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है,
यदि इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध है तो संगठन में अच्छा वातावरण निर्मित होता है, वह संगठन के हित के लिए अच्छा होता है। यदि इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, नेता और अनुयायियों के बीच में, तो वह संगठन सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। नेतृत्व का अभ्यास संस्था के समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और नेतृत्व का अभ्यास क्यों किया जाता है? ताकि संस्था के समान लक्ष्य मतलब सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेतृत्व भी अन्य कार्यों की तरह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। संगठन में नेतृत्व का कार्य लगातार चलता रहता है। लोगों को प्रेरित करने का कार्य, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य निरंतर चलता रहता है एक संगठन में। आगे है नेता। नेता क्या होता है? नेता शब्द का प्रादुर्भाव नेतृत्व से हुआ है। नेता शब्द का प्रादुर्भाव जन्म कैसे हुआ है? नेतृत्व शब्द से। एक व्यक्ति जिसमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं नेता कहलाता है। एक व्यक्ति जो कि अपने कार्यों से अपनी बातों से अन्य लोगों को क्या कर लेता है? प्रभावित कर देता है। वह अन्य लोगों को प्रभावित कर देता है तो वह क्या है? नेता है। लोग उसकी बातों को मानते हैं। लोग उसकी बातों को क्या है? मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं, तो वह नेता होता है। किसी संगठन की सफलता का श्रेय उसके नेता को दिया जाता है। देखिए, किसी भी संगठन के यदि सफल होने का श्रेय है तो वह किसको दिया जाएगा? नेता को दिया जाएगा। जबकि होता क्या है? संगठन सफल नेता और अनुयायियों सभी के सामूहिक प्रयासों से होता है, परंतु अनुयायियों को उपयुक्त श्रेय नहीं दिया जाता। अनुयायी स्वीकृति के द्वारा एक व्यक्ति को अच्छा नेता बनाते हैं और जो अनुयायी होते हैं वे अपने में से एक व्यक्ति को जिसे उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है उसे नेता बनाते हैं। इसलिए यह मान्य है कि नेता तथा अनुयायी दोनों ही नेतृत्व की प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। दोनों से मिलकर ही नेतृत्व प्रक्रिया पूरी होती है। यदि दोनों में से एक भी नहीं है तो नेतृत्व प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। नेता का होना भी आवश्यक है और अनुयायियों का होना भी आवश्यक है। आपने अपने विद्यालय में भी कई समूह देखे होंगे जिनमें से एक बालक की बात सभी लोग सुनते हैं और उसके कहे अनुसार ही कार्य करते हैं, तो वह भी अपने समूह का क्या हुआ? नेता हुआ। स्टीफन कोरी ने बहुत उपयुक्त उल्लेख किया है कि प्रबंधक महत्वपूर्ण है परंतु नेता संगठन की निरंतर सफलता के लिए अनिवार्य है। देखिए, प्रबंधक होना एक संगठन के लिए बहुत आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नेता संगठन की निरंतर सफलता के लिए बहुत जरूरी है। नेता का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वह अपने अधीनस्थों को, अपने अनुयायियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उन्हें एक दिशा प्रदान करता रहता है। एक नेता न केवल अपने अनुयायियों को संगठनिक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध करता है बल्कि उसके लिए आवश्यक संसाधन भी एकत्र करता है। जो नेता होता है वह अपने अनुयायियों को संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तो प्रतिबद्ध करता है, प्रेरित करता है, साथ ही साथ संसाधनों को भी एकत्र करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। उन्हें मार्गदर्शन देता है तथा अपने अधीनस्थों को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। और जो अपने अधीनस्थ होते हैं, अनुयायी होते हैं, उन्हें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित करने का कार्य, मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। वह उन्हें सही दिशा दिखाने का कार्य भी करता है। वह एक सही राह पर अपने अनुयायियों को ले जाता है जिससे संगठन के उद्देश्य, लक्ष्य पूरे किए जा सकें। नेतृत्व का महत्व। बच्चों, नेतृत्व का क्या महत्व है देखते हैं। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। नेतृत्व जो होता है वह क्या करता है? व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। जो नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति है वह अपने अनुयायियों को, जो उसकी बात को सुनते हैं, उसके साथ कार्य करते हैं, उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वह क्या करता है? उनके व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उन्हें अपनी श्रम ऊर्जा को संस्था के लाभ के लिए सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। और नेतृत्व के द्वारा ही वह अपने अनुयायियों, अधीनस्थों को अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा के साथ
संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। एक नेता कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखता है तथा अपने अनुयायियों को उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता करता है। और जो नेता होता है वह अपने अनुयायियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाता है, पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, तभी नेता की बात अनुयायियों द्वारा मानी जाती है, स्वीकार की जाती है। यदि उनमें मधुर संबंध है तो वे उसकी बात को मानेंगे, उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं। अगला है, नेता संस्था में आवश्यक परिवर्तन को प्रारंभ करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए, किसी भी संगठन में परिवर्तनों को आसानी से कर्मचारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन एक अच्छा जो नेता होता है वह क्या करता है, अपने अनुयायियों को, अपने अधीनस्थों को वह प्रेरित करता है, वह अपने अधीनस्थों को उन परिवर्तनों के लिए तैयार करता है जिससे संगठन में परिवर्तन करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि नेता की बात पर अनुयायी विश्वास करते हैं, उसकी बात को स्वीकार करते हुए वे उन परिवर्तनों को आसानी से मान लेते हैं। वह परिवर्तन के विरोध की समस्या से निपटता है तथा बड़े कम असंतोष की भावना के साथ परिवर्तनों को लागू भी करता है। वह बहुत कम असंतोष पर उन परिवर्तनों को आसानी से संगठन में लागू करने में सफल हो जाता है। एक नेता द्वंद्व को भी प्रभावपूर्ण तरीके से संभालता, निपटाता है। देखिए, एक जो नेता होता है वह प्रभावपूर्ण तरीके से लड़ाई झगड़ों को हल कर देता है। यदि संगठन में कोई अनुयायी, कोई अधीनस्थ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, तो वह अपनी सूझबूझ के माध्यम से उनके द्वंद्व को हल करने का कार्य करता है। साथ ही उसके दुष्परिणामों जो द्वंद्व से उत्पन्न हो सकते हैं को फैलने से रोकता है और उस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप जो गलत प्रभाव संगठन में फैलना था उसे भी रोकने का कार्य एक अच्छा नेता करता है, अच्छा नेतृत्व करता है। नेता अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाता है या देता है। देखिए, एक जो अच्छा नेतृत्व करता होता है, नेता होता है, वह अपने अधीनस्थों को कार्यस्थल पर समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता रहता है। साथ ही वह उन्हें प्रशिक्षण देने की अच्छी व्यवस्थाएं भी सुलभ कराने का कार्य करता रहता है ताकि उनमें कुशलता बढ़े और भविष्य के लिए अगले नेतृत्वकर्ता तैयार वह करता भी रहता है। एक अच्छा नेता हमेशा अपना अगला नेतृत्व प्रतिनिधि तैयार करता है। देखिए, वह नया नेतृत्व तैयार करने का कार्य भी करता रहता है ताकि आने वाले समय में संगठन को अच्छा नेतृत्व मिल सके, ताकि नेतृत्व के उत्तरदायित्व की प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हो सके, ताकि उसके नेतृत्व से हटते ही अगला नया नेतृत्व, कुशल नेतृत्व संगठन को प्राप्त हो सके। अच्छे नेता के गुण। देखिए, कई विद्वानों ने अच्छे नेता के अलग अलग गुण बताए हैं। उनमें से प्रमुख जो विद्वान हैं जॉर्ज टेरी, उन्होंने बताया है कि नेता ऊर्जावान होना चाहिए, भावात्मक स्थिरता उसमें होनी चाहिए, मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, अभिप्रेरणा, संप्रेषण कौशल, शिक्षण योग्यता, सामाजिक कौशल तथा तकनीकी दक्षता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। ये सभी गुण एक नेता में होने चाहिए जॉर्ज टेरी के अनुसार। ओजस्विता, धैर्य, सहनशीलता, निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ संकल्प, काम में लगे रहना, व्यवहार में स्थिरता, बौद्धिक योग्यता तथा ज्ञान, ये गुण बताए गए चेस्टर बर्नार्ड द्वारा। शारीरिक उत्साह, उद्देश्यपूर्ण तथा दिशा ज्ञान, तकनीकी निपुणता, मैत्रीपूर्ण तथा स्नेही, दृढ़ संकल्प, ये गुण बताए गए ऑडवे टेड द्वारा। इन विद्वानों ने इन गुणों को एक नेता के आवश्यक गुणों के रूप में स्वीकार किया। हम इनमें से जो महत्वपूर्ण गुण हैं एक नेता के, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। अच्छे नेता के गुण। शारीरिक विशेषताएं। देखिए बच्चों, एक जो नेता होता है उसमें शारीरिक विशेषता होनी चाहिए, यानी उसका रंग, रूप, कद, काठी अच्छी होनी चाहिए ताकि उससे लोग प्रभावित हों, उसको देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। शारीरिक विशेषताएं जैसे कद, वजन, स्वास्थ्य, रूप, रंग, उपस्थिति किसी व्यक्ति के शारीरिक व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। अच्छी शारीरिक विशेषताएं लोगों को आकर्षित करती है। यदि कोई नेता अच्छी शारीरिक स्थिति वाला है तो वह अपने लोगों को आकर्षित करता रहता है। संस्था में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसमें उसकी शारीरिक विशेषताएं उसका सहयोग करती हैं। मान लीजिए संगठन में कहीं लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया
और दो कर्मचारी आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि जो नेता है वो बहुत पतला दुबला है, वह बहुत कमजोर कद काठी का है और वह इनके लड़ाई को शांत कराने गया तो हो सकता है वह खुद पिट जाए। या फिर ऐसा नेतृत्व जो बहुत ही अधिक मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, जिससे दूरी तय करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही उसे बहुत समय लग गया, तो वह जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक ये आपस में बहुत बुरी तरह लड़ चुके होंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुँचा चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो नेता है उसका शारीरिक रूप से फिट होना बहुत आवश्यक होता है। वह तंदुरुस्त रहे, यह उसका एक बहुत अच्छा गुण होना चाहिए। आगे है ज्ञान। देखिए, एक अच्छे नेता में अपने विषय से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं अच्छी होनी चाहिए ताकि अनुयायी उसकी बातों पर भरोसा कर सके। एक अच्छे नेता में आवश्यक ज्ञान तथा कौशल अवश्य होने चाहिए। उसमें वह ज्ञान और कौशल जरूर होना चाहिए जिससे संबंधित वह कार्य करता हो। मान लीजिए एक कंप्यूटर से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो गई और अनुयायियों द्वारा अपने नेतृत्वकर्ता से उसके बारे में पूछा गया। यदि उसे ज्ञान नहीं है तो अनुयायियों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि यह नेता तो कुछ भी नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में उसका उस विषय से संबंधित जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है जिसके संबंध में वह कार्य कर रहा हो। यदि उसे कंप्यूटर के संबंध में जानकारी है तो वह अपने अधीनस्थों को अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकता है। केवल ऐसे ही व्यक्ति अपने अधीनस्थों को सही रूप से आदेश दे सकते हैं तथा प्रभावित कर सकते हैं। जिन्हें अपने विषय से संबंधित ज्ञान है, कौशलता प्राप्त है, वही अपने अनुयायियों को सही तरीके से आदेश भी दे सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। देखिए, जो नेता होता है उसे सत्य बोलने वाला होना चाहिए और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव उसके अनुयायियों पर पड़ता है। यदि वह झूठ बोलेगा तो अनुयायी उस पर अधिक विश्वास नहीं करेंगे। एक नेता में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठता तथा ईमानदारी होना आवश्यक है। वह दूसरों के लिए आदर्श होना चाहिए। जिन नैतिकता तथा मूल्यों का वह प्रचारक है, उन बातों पर उसे खरा उतरना चाहिए। वह ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठा रखने वाला होना चाहिए। देखिए, वह दूसरों को तो कहता है ईमानदार बनो और खुद बेईमानी करता है तो अनुयायी उसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अगला है पहल। एक नेता में साहस तथा पहल शक्ति नेतृत्व अवश्य होना चाहिए। देखिए, उसमें पहलपन का गुण होना चाहिए ताकि वह कुछ नया कर सके, नयापन ला सके, नए करने के कार्य की पहल वह कर सके। जब वह पहल शक्ति दिखाएगा, ऐसा साहस दिखाएगा तो उसके अनुयायी उससे प्रभावित होंगे। संप्रेषण कौशल। देखिए, एक नेता का अच्छा संप्रेषक यानी अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छा श्रोता होना भी बहुत जरूरी होता है। वह अपनी बातों को अपने अनुयायियों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सके तो उसका एक अच्छा वक्ता भी होना आवश्यक है और अपने अनुयायियों की बातों को, अपने अधीनस्थों की बातों को अच्छी तरह वह सुन सके, उनकी समस्याओं को सुने समझे, इसके लिए उसका अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है। एक नेता को अच्छा संप्रेषक होना चाहिए। उसे केवल एक अच्छा वक्ता ही नहीं होना चाहिए बल्कि एक अच्छा श्रोता, शिक्षक, परामर्शक तथा विश्वसनीय भी होना चाहिए कि वह सबके काम करवा सके। देखिए, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समय आने पर परामर्श का काम भी कर सके, अपने अनुयायियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी वह कर सके और उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अच्छी बातें वह बोले, अपने अनुयायियों को वह प्रेरित करे, इस प्रकार का वह संप्रेषक होना चाहिए। अपनी बातों को अपने अनुयायियों तक पहुंचाने में वह सक्षम होना चाहिए। अभी प्रेरणा कौशल। देखिए, एक नेता को प्रभावी रूप से अपने अनुयायियों को
प्रेरित करने के योग्य भी होना चाहिए कि वह अपनी बातों से, अपने कार्यों से अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सके। वह उनकी आवश्यकताओं को समझकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करे ताकि वे प्रेरित हो सके। यह भी उसमें गुण होना चाहिए। एक नेता को एक प्रभावी अभिप्रेरक भी होना चाहिए। उसे लोगों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा उन्हें प्रेरित करना चाहिए। आवश्यकताओं की जब पूर्ति होगी, अनुयायी जब ये सोचेंगे कि उनकी आवश्यकताएं समय समय पर पूर्ति कर दी जाती है, तो वे नेता की सभी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो नेता का अभिप्रेरणा कौशल होना भी बहुत आवश्यक होता है। आत्मविश्वास, देखिए नेता में उच्च स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए। एक नेता में उच्च स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोए और आत्मविश्वास के साथ उन कठिन परिस्थितियों का, विकट स्थितियों का सामना कर सके। यहाँ तक कि अत्यंत कठिन समय में भी उसे अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तभी अनुयायी उस पर विश्वास कर सकेंगे। निर्णय लेने की क्षमता, देखिए कार्य के प्रबंधन में नेता का निर्णायक होना अत्यंत आवश्यक है। जब भी कोई कार्य उसके सामने आए तो उसे सही निर्णय लेना चाहिए। कार्य के संबंध में अच्छी समझ स्थापित करते हुए उसे सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। जब वह सही निर्णय लेगा तो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी और अनुयायी भी उसके निर्णयों का मान रखते हुए कार्य करेंगे। जब वह किसी तथ्य के विषय में संतुष्ट हो जाता है या उसे ठीक लगता है तो उसे अपनी बात पर दृढ़ संकल्प रहना चाहिए तथा अपने विचार बार बार बदलने नहीं चाहिए। देखिए जो निर्णय उसने ले लिया है, जो निर्णय उसने एक बार ले लिया है, अब उस पर उसे दृढ़ संकल्प रखते हुए टिके रहना चाहिए। उस बिंदु पर, उस निर्णय पर उसे अडिग रहना चाहिए। वह बार बार अपना निर्णय यदि बदलेगा तो संगठन में उसके अनुयायियों पर सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने जो एक वक्तव्य दे दिया है उस पर ही उसे अडिग रहना चाहिए। उसने जो एक फैसला ले लिया है अपने संगठन के लिए उस पर उसे टिके रहना चाहिए। सामाजिक कौशल, एक नेता को सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए तथा अपने सहकर्मियों तथा अनुयायियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। जो एक नेता होता है उसको अपने जितने भी अनुयायी हैं उन सबके साथ मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए। साथ ही साथ उसे अपने संगठन से जुड़े हुए जो बाहरी तत्व हैं उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। जब वह सभी के साथ मिलजुल कर रहेगा, अपने अनुयायियों, अपने सहकर्मियों के साथ वह अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेगा तो उससे संगठन में एक अच्छा माहौल तैयार होगा और संगठन के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। तो यह सामाजिक गुण भी उसमें होना चाहिए, सामाजिक कौशल भी उसमें होना चाहिए। देखिए बच्चों, आज हमने नेतृत्व के बारे में जाना, नेता के गुणों के बारे में जाना, नेता के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए इनके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ नेतृत्व के महत्व को भी हमने समझा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।